तो अभी तक तो क्या देख ली हमने कि कोशिका कितने प्रकार की हो गई, ठीक है। यूकैरियोटिक, उनकी संरचना के आधार पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब जो कोशिका की स्ट्रक्चर है, जैसे सेल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, उसे हम अध्ययन की सुविधा से देखेंगे कि उसके अंतर्गत उसकी संरचना कैसी है, उन अंगकों का आपस में कैसा कोरिलेशन है, ये सब हम देखने वाले। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सेल स्ट्रक्चर में क्या महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, और फिर होगा वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में क्या क्या सम्मिलित होता है, जीव द्रव्य में सम्मिलित होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। मतलब कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है उस सबको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जीव द्रव्य के अंदर, जीव द्रव्य को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो हो गया साइटोप्लाज्म और एक हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेंटर में है वो तो हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो सब कुछ है वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो क्या है, उसमें क्या पाए जाएंगे, उसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिकीय अंग, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, ईची से एक्सेट्रा। ये सारे जो झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में या सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगे ये सब। और क्या हो गया, ये तो उसके कण की रूप में डले होंगे। इसके बाद जो कुछ होगा वो सब लिक्विड होगा। उस लिक्विड को क्या कहेंगे हम, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। तो उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी दो तरीके के पदार्थ रहेंगे, एक तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें, और खनिज, लवण, ईटीसी, मतलब कार्बनिक का कार्बनिक, दोनों तरीके के पदार्थ रहेंगे कहाँ पर, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म में, ठीक है। तो अगर यदि हम मान लें तो कोई ये सेल है, तो ये तो क्या हो गई, सेल की सेल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ, फिर इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है, एन लिख देता हूं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से लेके यहां तक जो बचा हुआ है वो क्या कहला रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो राइबोसोम डले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनल्स हो गई। इसके बाद जो लिक्विड बचा सेल वो क्या होगा, वो है साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म, ठीक है, हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज को देखने वाले हैं वो क्या है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हम देख रहे थे कोशिका को चारों तरफ से कवर करे रहती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसी होती है, ये एक प्रकार की जीवित झिल्ली है, लाइव है, ऐसा नहीं है कि वो मृत हो, जीवित है। और जीवित कैसी है, क्या करती है वो सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य तो होती है लेकिन वो सिलेक्टिव परमिएबल करती है। उसे क्या चीजें अंदर लेनी है उसे मालूम है कि मुझे कौन कौन सी चीजें अंदर लेनी है और क्या क्या चीजें मुझे, जो एक्सक्रीटरी चीजें उन्हें वो बाहर धकेल देती है। जो कोशिका के अंदर अवसाद हैं, अवशेष हैं, जिनका कोशिका के अंतर्गत कोई इस्तेमाल नहीं है, वो उन्हें उठा के बाहर फेंक देती है, ठीक है। तो इसीलिए वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, उसे पता है कि कौन कौन सी चीजें उसे अंदर भेजनी है, कौन कौन सी चीजें बाहर लेनी है, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे हम देखें तो ये ऊपर प्रोटीन, इसके बाद ये टू लेयर्स हैं, ये किसकी हैं, लिपिड की लेयर्स हैं। इसमें इनके ऊपर की तरफ इनके लिपिड के हेड हैं और नीचे की तरफ टेल हैं, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ ये दूसरी प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। तो इसलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस मॉडल को बोलते हैं प्रोटीन लिपिड
प्रोटीन मॉडल, पीएलपी मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था किसने? सिंगर एवं निकोलसन ने। इससे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एवं निकोलसन ने। ठीक है, ये क्या करती है? ये कोशिका को सीमित करती है। मान लो जैसे कि कोशिका तो क्या है, उसके अंदर जो भी है वो लिक्विड फॉर्म में अंदर, यदि ये उसे ऊपर से कवर नहीं करती, उसे लिमिट नहीं करती, तो वो उसके पास कोई आकृति नहीं होती, वो ऐसे ही फैला रहता सब कुछ। जैसे कि मान लो पानी को हम गिलास में ना लें तो पानी के पास खुद का क्या लिमिटेशन है? कुछ नहीं, वो नीचे बहेगा और फैल जाएगा पूरे में। तो क्या करता है वो? गिलास उसे एक शेप देता है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? उसे लिमिट करती है सारे किसको? प्रोटोप्लाज्म को, और उसे एक शेप देती है। तो ये उसे सीमित करती है, उसे एक शेप देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा के वो एक शेप और साइज में बना रहे, तो ये उसे सहारा देती है, और एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि कौन कौन सी चीज़ें बाहर से अंदर लेनी है और अंदर से बाहर लेनी है। इस चीज़ को तय कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली हो गई, उसके काम हो गए, और ये यहाँ उसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इसमें ये जो प्रोटीन है, ये लंबा वाला, ये क्या है? ये सिलेक्टिव परमिएबल करने में, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये बाहर से लेके किसी भी चीज़ को अंदर तक जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके की इसमें हर जगह संरचनाएं लगी होती हैं। तो ये इस सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद हमें कहाँ जाना है? प्रोटोप्लाज्म देखना है। प्रोटोप्लाज्म में क्या देखेंगे हम? सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे। लेकिन रुकिए जरा, उससे पहले हम क्या देख लें? सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर एक परत पाई जाती है, सेल वाल, उसे हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, और सेल वाल कहाँ पाई जाती है? एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ये किसमें? प्लांट सेल में पाई जाती है, ताकि ये उसे और अच्छे से सख्त और मजबूत बना सके। तो ये कैसे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है, और ये भी क्या होती है? परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल नहीं होती, लेकिन परमिएबल होती है कि चीज़ें इससे आर पार जा सकती हैं। क्योंकि सिलेक्टिव परमिएबल का काम तो किसका है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो लगी है ना आगे, फिर इसमें सिलेक्टिव परमिएबल की फैसिलिटी देने की क्या जरूरत थी? कोई मतलब नहीं था। इसीलिए ये सिर्फ परमिएबल है। ठीक है, और ये कैसे? सेलुलोज की बनी हुई। ये यहाँ पे देखिए, ये नीचे की तरफ है, ये तो हमने अभी देख ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो किसका है? सेल वाल का। उसमें नीचे ये क्या है? ये प्राइमरी सेल वाल है, इसमें ये पेक्टिन सेलुलोज के फाइब्रिल्स वगैरह डले हैं। ऊपर की तरफ ये सपाट जिसे बना रहा है वो क्या कहलाता है? मिडिल लैमिला। ठीक है, ध्यान रखना, मिडिल लैमिला और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इसमें लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये कोशिका की सुरक्षा करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और ड्राइनेस से बचाता है ताकि कोशिका सूखे नहीं। ठीक है, तो ये सेल वाल का काम हो गया। अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन से? सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स जिसे हम देखने वाले हैं वो कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं ईआर। तो ईआर को किसने सबसे पहले खोजा? पोर्टर, क्लाउड और फुल्लम। याद कर लेना, ईआर को पोर्टर, क्लाउड और फुल्लम। ये अभी सारे आएंगे, मैंने सबके लिख रखे हैं, तो सबको रट लेना अपन बस। जैसे ही आज ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो कंफ्यूज होगे, इसलिए रट लो ऐसी चीज़ें तो। ठीक है, ईआर, पोर्टर, क्लाउड, फुल्लम ने, ये क्या होती हैं? अत्यंत सूक्ष्म माइक्रो होती हैं, झिल्लीदार हैं, अनियमित नलिका है। ये रैंडम है, ये इधर है उधर है, ऐसी ये रैंडम संरचनाएं बनाती हैं, इसीलिए क्या है? ये अनियमित नलिकाओं की समान संरचना है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। इसके दो टाइप हैं, एक ये वाली देख रहे हैं हम, ये कैसी हैं? स्मूथ, इनकी बाल हम देख रहे हैं स्मूथ है, जबकि एक ये वाली है, इनके ऊपर क्या है? थोड़े डॉट्स हैं। ठीक है, तो एक तो स्मूथ ईआर होती हैं और एक होती है रफ ईआर। तो जो स्मूथ ईआर होती हैं उनके ऊपर क्या है? क्यों स्मूथ है वो? क्योंकि उनके पास राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं उनके ऊपर। जबकि इनके ऊपर जो हम डॉट्स देख रहे हैं, ये जो डॉट्स लगी हुई हैं, ये किसकी हैं? ये राइबोसोम लगे हुए हैं, ईआर के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं।
तो जो ईआर रफ ईआर के ऊपर चूंकि राइबोसोम चिपकी होती है, तो ये क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। राइबोसोम हमें पता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन करता है, तो ये प्रोटीन को प्रोटीन प्रोडक्शन में उसे सहायक करती है, इसीलिए रफ ईआर प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हो गई। ठीक है, ये उसे क्या करती हैं, राइबोसोम को क्या है, रुकने के लिए एक प्लेस उपलब्ध कराती है कि जिसपे वो रुक सके और राइबोसोम फॉर्मेशन कर सके। राइबोसोम रुकेगा और वो क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, स्मूथ ईआर है, उसके ऊपर चूंकि राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं तो वो प्रोटीन संश्लेषण तो करेगी नहीं, तो वो क्या करती है, लिपिड सीक्रेशन के लिए उत्तरदायी होती है। लिपिड को जो सीक्रेट करते हैं उसके लिए उत्तरदायी होती है, वो अपने अंदर भर के रखती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज। एमिलो गोल्गी ने किसकी खोज की, गोल्गी उपकरण की। गोल्गी बॉडी या गोल्गी उपकरण की खोज किसने की, कैमिलो गोल्गी। ठीक है, उन्हीं के नाम के पीछे गोल्गी हटा के इसे नाम दे दिया गया गोल्गी बॉडी। इसकी संरचना हम देखेंगे तो ये क्या होती है, पैकेट्स, ये थैलियां जैसे भरे रहते हैं और एक के ऊपर लगे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इन थैलियों को क्या बोलते हैं, सिस्टर रिंग। जो आड़ी थैलियां लगी हुई हैं ये डेवलप्ड पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी थैली क्या कहलाएगी, सिस्टर्नी कहलाएगी। ठीक है, अब ये क्या करता है, मेनली ये पॉकेट्स बनाता है, छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएगा। ये देखिए, ये जैसे बनाया, ये सीक्रेटरी वेसिकल्स है। ठीक है, ये न्यूली फॉर्म, ये नया फॉर्म हो रहा है, ये अभी टूट जाएगा यहाँ से। ये ट्रांसपोर्ट वैक्यूल्स है, एक मतलब पैकेट तैयार हो गया, अब ये ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। और ये जो छोटी बन रही है उनके बीच में जो जगह है उसे ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी संरचना है गोल्गी बॉडी की। अब क्या है, गोल्गी बॉडी कहाँ है, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है, जैसे आरबीसी में नहीं पाई जाती है, जीवाणु में, बैक्टीरियल सेल में नहीं पाई जाती है, नीलहरित शैवालों में नहीं पाई जाती है गोल्गी बॉडी। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड आरबीसी, इनमें ये नहीं पाई जाती। ये मुख्य सीक्रेटरी ऑर्गन है, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। कैसे करेंगे श्रावण, ये इनमें हम देख रहे हैं नीचे की तरफ क्या फॉर्मेट हो रही हैं, वेसिकल्स, मतलब पुटिकाएं बन रही हैं, छोटी छोटी पैकेट्स बन रहे हैं और इनमें सीक्रेटरी चीज़ें भरी हुई हैं कि जो चीज़ों के स्रावण होते हैं फिर ये उससे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक से दूसरी जगह। तो ये मुख्य स्रावी अंगक है। ये लाइसोसोम, क्योंकि अब अभी हम लाइसोसोम देखेंगे तो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी जो वेसिकल्स बन रही है ना उसी के जैसी है। तो ये लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करते हैं। और पादप कोश का विभाजन के समय क्या है, बीच में एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। बीच से जब केंद्रक का दोनों में डिवाइड हो जाता है तो बीच में एक सेल प्लेट बनती है। तो वो सेल प्लेट के लिए क्या होता है, एक रॉ मटेरियल चाहिए ताकि वो प्लेट बन सके। तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल का काम कौन करता है, ये गोल्गी बॉडी रॉ मटेरियल का काम करती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण काम हुए किसके, गोल्गी उपकरण के। बेसिकली ये क्या है, ये मुख्य स्रावी अंग है कोशिका का। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के रूप फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसके बाद आ गए हम राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की, पैलेड ने की। ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये इसकी ऊपरी है वो लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट होती है। कोई भी एमआरएनए आता है प्रोटीन का इंस्ट्रक्शन के ऐसा प्रोटीन फॉर्मेट करना है, तो वो मैसेंजर आरएनए के हिसाब से ये यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटीन को फॉर्मेट करते हैं और उसे देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाते हैं राइबोसोम। आगे चलें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो भी कोश की श्वसन होता है जिससे कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले देखें माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा, तो अल्टमान ने। सबसे पहले अल्टमान ने इसे खोजा और इससे नाम दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, फिर इसका वर्तमान नाम जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं वो किसने दिया था, बेंडा ने इसका नामकरण किया माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो हम ये क्रिस्टी देख रहे हैं, ये जो लटकी हुई है ये क्रिस्टी। ठीक है, ये तो इसकी आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर है। इनर लेयर के अंतर्गत ये अंगुलीनुमा संरचनाएं हैं, इन्हें क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी पर क्या लगे रहते हैं, F1 पार्टिकल्स, ऐसे लट्टू के जैसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम होते हैं। क्रिस्टी की सतह पर क्या लगे होते हैं, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं जो कोश की श्वसन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
मतलब जो कोशिका ने ग्लूकोज लिया है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत लगे क्रिस्टी पर लगे F1 कण या ऑक्सीसोम्स जिसे बोलते हैं वो। अब इसे जो पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कह रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के विघटन से कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है, 36 एटीपी। तो उस 36 एटीपी में से 34 एटीपी कहाँ पर निकलती है, क्रेब्स चक्र द्वारा। और वो क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम में उसे पूरा फॉर्मुलेट होता है। तो जो 34 एटीपी ऊर्जा निकल रही है वो कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल रही है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसीलिए सभी सेल ऑर्गेनल्स में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आ गए प्लास्टिड्स, ठीक है, या लवक बोलते हैं ना हिंदी में, लवक। ओनली प्लांट सेल, ये केवल पादप कोशिकाओं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इनके क्या है, 3 टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, जो पादपों के जो अंग कहाँ रहते हैं, जो कोशिकाएं, पादपों की जो कोशिकाओं को क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा होता है, उनमें क्या है, ल्यूकोप्लास्ट डेवलप होते हैं। जैसे कि जड़ या भूमिगत तने में ये क्या करते हैं, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, मतलब स्टार्च की कणिका या ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाने और उन्हें संग्रहित करने का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, पौधों के रंगीन भागों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे रंगीन पुष्प हैं, फूल वित्ती है, फल है, तो इन पे जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो वर्णक है उसका एक, क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की रसोई या किचन कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल तो है ही, जिसके द्वारा हमने देख लिया प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और भोजन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त 2 वर्णक और पाए जाते हैं, एक कौन सा, कैरोटीन, दूसरा ज़ैंथोफिल। कैरोटीन के कारण क्या है, पत्तियां जब हरी होने के बाद पीली होती हैं या किसी रोग के कारण, तो तब क्या होता है, कैरोटीन बढ़ जाता है तो वो येलोइश हो जाती है। ठीक है, तो कैरोटीन क्या है, कैसे के लिए जिम्मेदार है, पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है कैरोटीन। ठीक है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का जो मेन पार्टिकल है उसमें मैग्नीशियम धातु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब भी मैग्नीशियम की कमी होगी तब पत्तियां क्लोरोफिल की कमी के कारण कैसी हो जाएंगी, कैरोटीनॉइड या येलोइश हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये नीचे स्ट्रक्चर भी देख लो, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हो गई, इंटरनल, फिर ये सिक्के जैसी संरचना है ना, एक सिक्के को बोलेंगे क्या, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड से फिर ये मिलेंगे ग्रेनम। ठीक है, फिर ये आपस में जुड़े रहते हैं, पूरे को स्ट्रोमा, लेमिली, है ना, ल्यूमेन के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरीके की ये संरचना है और इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिनसे ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ या का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका की रसोई कहा जाता है। उसके बाद है लाइसोसोम, इसकी खोज डीटोवे ने की। इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं, यदि वो पूरे कोशिका में खुल जाए तो वो पूरी कोशिका को ही पचा के रख देंगे। ठीक है, और इसका काम भी यही होता है, ये अंतः कोशिकाओं के क्या है, टूटे फूटे भागों को पचाने तथा बाहर से कोई ऐसी अनावांछित चीज आ गई है जिसकी कोशिका को जरूरत नहीं है तो उसे पचाने में सहायता करता है। और ये जीवाणु, विषाणु, जो भी मतलब कोशिका से एक्स्ट्रा कोशिका के अंदर जब भी प्रवेश करेगा तब ये जाएगा और उसे दबोचेगा और पचा लेगा। ठीक है, और कभी कभी जब कोशिका में कोशिकी श्वसन जैसी प्रक्रिया बाधित होती हैं या कोई दिक्कत होती है तो ये पूरी थैली फट जाती है और पूरी कोशिका का लाइसेन या पाचन कर देती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली। मतलब ये सेल्फ लिमिटेशन है, यदि कोशिका में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कोशिका खुद की आत्महत्या की थैली से खुद को सुसाइड कर लेगी, वो अपनी समस्या को दूसरी सेल तक नहीं भेजेगी, खुद की एक ही सेल अपने आप को समाप्त कर लेगी। ठीक है, बाद हम देख रहे हैं सेंट्रियोल को, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के पास में एक बेलन जैसी संरचनाएं होती हैं, उसे बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। ये केवल किस में पाए जाते हैं,
केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसकी खोज सटन एवं बावेरी ने की। इसमें एक या दो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम तो पूरी होलिस्टिक संरचना है। फिर ये क्या है कि ये दो हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के आसपास ये जो धागेनुमा संरचनाएं हम देख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, ये कोशिका विभाजन में मदद करती हैं। जब कोशिका विभाजन होगा तब क्रोमोसोम्स को बांधने के लिए काम करेगा, तो ये काम करेगा उस समय सेंट्रोसोम, और उसकी ये एस्ट्रल रेज क्रोमोसोम्स को तानने के लिए काम आएंगी। इसके बाद ये किसी किसी कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं। सीलिया क्या होता है, जब मान लो एक कोशिका है, सीलिया होंगे ये हेयर जैसी बहुत सारे होंगे तब ये सीलिया, और यदि कोई एक संरचना होगी तब वो फ्लैजिलम कहलाएगी। ठीक है, तो ये सीलिया फ्लैजिला का निर्माण करते हैं, लोकोमेटरी ऑर्गेनल्स की तरह भी कार्य करती हैं सेंट्रोसोम। इसके बाद देखेंगे वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स ये दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में ये कुछ अतिरिक्त बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये क्या छोटी छोटी होती हैं। इसकी जो बाहरी जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो भरा होता है उस सबको क्या कहते हैं, सेल से। जंतु कोशिका में इसका क्या काम होता है, जंतु कोशिका में ये क्या करती है, जल संतुलन का कार्य करती है। जल संतुलन समझ रहे हैं हम, वाटर ग्रेडियंट मैनेज करती है। जैसे यदि बाहर मान लो इसमें से कम हो जाए तो बाहर से पानी खींचा जाए, ये अपने आप को पूरा भर ले तो क्या होगा, फिर वो कोई भी कोशिका बाहर से पानी नहीं ले पाएगी। तो इस तरीके से क्या है, वाटर मैनेजमेंट का काम करती है जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका में क्या करती है, ये उसे क्या करती है, स्फीति या नम बनाए रखने और कठोरता प्रदान करने को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है वैक्यूल्स। इसीलिए उसमें बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं पादप कोशिका। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, केंद्रक की संरचना, क्रोमोसोम वगैरह सारी चीजें देखेंगे। ओके, मिलते हैं बाद में। और हाँ, वो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज प्रेस कर देना यार। ओके।